दोस्तों नमस्कार। वह अपराधी है, वह मुसलमान है, कौन खड़ा होगा उसके साथ। इस देश के भीतर में कानून है, संविधान है, न्यायपालिका है, लेकिन फिर भी कौन खड़ा होगा उसके साथ। एक के बाद एक बुलडोजर चलते हुए दिखाई देते हैं। लहूलुहान होते घरों को देखकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। कौन है ये लोग? लगातार मीडिया सामने खड़ा होकर कमेंट्री करता है। वह इस बात को भूल जाता है कि इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक परिस्थितियों में संविधान नाम की कोई चीज है, कानून के तहत न्यायपालिका की कोई जरूरत है। उसे अच्छा लगता है एब्सोल्यूट पावर के साथ कोई सत्ता अगर खड़ी हो जाए तो लोकतंत्र के सारे स्तंभ ढहते चले जाते हैं और ऐसे में फोर्थ स्टेट भी बचता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां राजनीतिक तौर पर कोई भी दल या कोई भी नेता उस बुलडोजर के आगे खड़ा हो पाने में सक्षम नहीं है? या वो डरा हुआ है, या वो खुद अपराधी है, या उसे इस बात का डर है कि वाकई उसकी फाइल खुल जाए तो वह भी जेल में होगा? ये कौन सी परिस्थिति है इस देश के भीतर में हर कोई अपराधी है? यानी जिसके पास राजनीतिक सत्ता है वह जिस मन चाहे, जिस अंदाज में, जिस तरफ बुलडोजर घुमा दे और जो भी घर निशाने पर आए वह घर अपराधी का होगा। जब अपराधियों की फहरिस्त निकल कर आती है तो पता चलता है वाकई कई माफिया हैं, कईयों के ऊपर हत्या के आरोप दर्ज हैं, कईयों के ऊपर डकैती के आरोप है, कईयों ने तो बलात्कार तक किया है। लेकिन इस फाइल को अगर संसद और विधानसभा के भीतर भी घुमा दीजिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। अगर वाकई इस देश में इस तरह के अपराध के जो भी आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर जलाने की जरूरत पड़ जाए तो तकरीबन 125 से ज्यादा सांसद इसके दायरे में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर भी लगभग 100 के करीब विधायक इसके दायरे में आ जाएंगे। बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी चला, वहां के भी सैकड़ों विधायक हैं जिन पर ऐसे ही कुछ आरोप है। और तो और ये बात तो अब दिल्ली तक आ गई है और इस बुलडोजर को चलाते वक्त ध्यान दिया जाता है जिक्र अवैध निर्माण का कर दिया जाए। और अवैध निर्माण का जिक्र होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं अगर दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना है तो यकीन जानिए 60% दिल्ली समतल जमीन में तब्दील हो जाएगी। यह इस देश का हाल है। और हमारी टीम ने भी जब परखा उत्तर प्रदेश के 5 शहर, मध्य प्रदेश के 2 शहर भोपाल और इंदौर, और उत्तर प्रदेश के भीतर में प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, कानपुर, गाजियाबाद, इन जगहों पर जो केसेस अलग अलग अदालतों में जमीन से लेकर और अवैध निर्माण से लेकर चल रहे हैं उस पर अगर बुलडोजर चला दिया जाए तो 45% जमीन तुरंत समतल हो जाएगी। लेकिन बुलडोजर चल रहा है वह अपराधी है, जिसके घर पे चल रहा है और वह मुसलमान है तो फिर कोई किसी दिशा में जा नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 20 शहर के भीतर कल एक इमारत गिरा दी गई। जिन मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया होगा वह सोच नहीं पा रहे होंगे क्या वाकई हमने जिस पार्टी को वोट दिया वह ट्विटर पे खेल खेलेगा और ट्विटर पे बतलाना शुरू करेगा कि दरअसल इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या फिर यह संघर्ष का रास्ता है। लेकिन वो अपराधी है, अपराधी के साथ कौन खड़ा होगा? आज दिल्ली में राहुल गांधी निकले ईडी के दफ्तर में जाने के लिए और पूरी कांग्रेस सड़क पर थी। मुश्किल यह है कि पार्टियों का आंदोलन जनता से जुड़ नहीं पाता है और जनता के आंदोलन या जनता के मुद्दे पार्टियों के साथ खड़े हो नहीं पाते हैं। बढ़ते चले जाइए, इन परिस्थितियों को देखते चले जाइए और अंग्रेजों को भी आज याद कर लीजिए। इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि कहा गया हम सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य का आग्रह हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी किया तो फिर बीजेपी सत्ता के खिलाफ भी करेंगे। सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचिए वह बुलडोजर अंग्रेजों ने अगर चलाया होता तो ना पोरबंदर में महात्मा गांधी का घर बचता और ना ही सेवाग्राम में घर बचता। चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर का घर हो या सुभाष चंद्र बोस का घर हो, दोनों घर कोलकाता में नेस्तनाबूद कर दिए गए होते। लेकिन घर हैं, यहां तक कि आनंद वन भी प्रयागराज में अभी भी खड़ा हुआ है। नेहरू ने भी तो बगावत की थी अंग्रेजों के खिलाफ, जेल में डाल दिए गए, लेकिन उनका घर क्यों ध्वस्त नहीं किया गया? क्या मौजूदा वक्त की पूरी न्यायिक व्यवस्था और पूरे लोकतांत्रिक परिस्थितियां
एक एब्सोल्यूट पावर के तहत राजनीतिक सत्ता के हाथों में खिलौना बन गई है, क्योंकि एक के बाद एक अपराधियों की फिरिस्त और जिले दर जिले अपराधियों की फिरिस्त को भी देखिए। एक सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा, कैसे खड़े हो सकता है कोई राजनीतिक दल मुसलमानों के साथ? मुसलमान तो उसको वोट देंगे नहीं जिसने बुलडोजर चलाया है, तो बाकियों में तो वोट बट ही जाएगा। तो क्या यही वजह है? और अगर यह वजह है, और अगर इस तरीके से अपराध और धर्म को एक साथ जोड़ा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यह हालात सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से में जाते हैं, यह पूरे समाज को खोखला करते हैं। हमें लगता है कि आज चंद परिस्थितियों को टटोलने की इसलिए जरूरत है। कानपुर में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिस दिया। नोटिस किसे दिया? मोहम्मद इश्ताक के घर पर बुलडोजर चला, उसके साथ अपराधी दूसरे जफर हयात का नाम था। नाम के हिसाब से समझ लीजिए ये अपराधी हैं, ये मुसलमान हैं। सहारनपुर में गिरफ्तारी 64 गिरफ्तारियां हुई। बुलडोजर कहां चला? मुजाम्मिल अब्दुल वाकार। कौन है ये? अपराधी हैं, मुसलमान हैं ये। इसके बाद प्रयागराज में जब जावेद मोहम्मद के घर पे बुलडोजर चला तो फिर वही सवाल। 10 तारीख को नाम, 11 का नोटिस, 12 को बुलडोजर। इस रफ्तार से इस देश में अदालतें फैसला देने लगे तो करोड़ों मामले अदालतों में फंसे हुए नहीं रहेंगे। और यह एक आसान काम भी है बुलडोजर को चला देना, क्योंकि फिर टैक्स पेयर का पैसा जो अदालतों के हिस्से में खर्च होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, वो पैसा कम से कम बच जाएगा। न्याय की इस प्रक्रिया को सलाम कीजिएगा या इस न्याय की प्रक्रिया से उन परिस्थितियों को टटोलने की कोशिश कीजिएगा जहां इस देश में राजनीति अब वोट बैंक नहीं बल्कि अपने अपराध को छुपाने के डर से भी रेंगती हुई नजर आती है, और राजनीतिक सत्ता पाने के बाद संवैधानिक अधिकारों के साथ खेलती हुई नजर आती है। दोनों के बीच फासला बड़ा कम का है, एक चुनाव का फासला है। लेकिन इस एक चुनाव से परिस्थिति अगर पलट भी जाए तो क्या आने वाले वक्त में बुलडोजर नहीं चलेगा? कोई इस बात की गारंटी लेगा कि डिसिसिव यानी विभाजनकारी और इस तरीके से नेस्तनाबूद करने की मानसिकता खत्म हो जाएगी? शायद मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि जो कुछ उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश से निकलकर यह मध्य प्रदेश और फिर दिल्ली तक पहुंचा, अगर इन 3 परिस्थितियों को भी टटोलना शुरू कीजिएगा तो तकरीबन 482 से ज्यादा अपराधियों के घर निशाने पर आए। लेकिन ये कैसे अपराधी थे, किस रूप में थे? सोचिए जरा, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के घर पर इसलिए बुलडोजर चल जाता है 12 अप्रैल को सागर में रहने वाले, क्योंकि वह फेसबुक पर एक मंत्री गोपाल भार्गव को लेकर एक टिप्पणी करता है और बुलडोजर चल जाता है। एक आरोप लगता है कि आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं शादी के लिए, और शादी जिसके लिए उस घर को और दुकान को ध्वस्त कर दिया जाता है, जिस पर यह आरोप लगता है, बाद में पता चलता है कि दोनों की सहमति, और लड़की कहती है हमारी तो सहमति है, लेकिन बुलडोजर तो चल चुका है। इस बुलडोजर की परिस्थितियों के भीतर अगर एक एक घटना और एक एक घटना के साथ दर्ज होती हुई एफआईआर को भी आप देखना शुरू कीजिएगा तो फिर यह समझ में आएगा कि एफआईआर की कॉपी, उसके बाद वहां का जो विकास प्राधिकरण होता है, चाहे वो प्रयागराज का हो या कानपुर का हो या देश के किसी भी हिस्से का हो, उस प्राधिकरण के तहत जो मामलात आते हैं उसमें नियम कायदे क्या कहते हैं या प्रोटोकॉल क्या कहता है, यहां तक कि छोटे से छोटा कानून क्या कहता है, क्या उसके तहत कार्रवाइयां हो रही हैं, या जिस तरीके से एक सन्नाटा पूरे समाज में है, जिस तरीके से एक खामोशी को रेंग दिया गया है कि अगर आप कुछ कहेंगे तो हो सकता है आप भी उस दायरे में आकर खड़े हो जाएं, फिर आप कुछ नहीं कह पाएंगे। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है? शायद इसीलिए हर कोई अपनी लड़ाई लड़ते हुए तो नजर आता है, लेकिन हर अपनी लड़ाई को लड़ते वक्त उसके साथ कोई दूसरा खड़ा नजर नहीं आता है। और जबकि सामूहिकता के साथ लोगों के भीतर का जो गुस्सा है, जो डर है, जो संताप है, जो उसके भीतर की त्रासदी है, वो सारी चीजें इस पूरे समाज को खत्म तो नहीं कर रही है। और राजनीतिक सत्ता की ताकत के सामने क्या न्यायपालिका,
क्या जुडिशरी के दूसरे तमाम हिस्से जिनका काम होता है कि कागजों पर परीक्षण करें, दस्तावेज को समेटे, नोटिस भेजें, एक सुनवाई हो, एक पूरी प्रक्रिया हो, हम पूरे चीजों को खत्म करके नए सिरे से चीजें कैसी खड़ी कर सकते हैं? सवाल घर या दुकान का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो 1950 के बाद संविधान के तहत अधिकार भी देता है, हक भी देता है और जिम्मेदारी भी देता है। इन तीनों के घालमेल में सिर्फ न्याय की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि जज कोई और नहीं है, बुलडोजर ही जज है। वही न्यायाधीश की भूमिका में आकर खड़ा हो गया है। अब इस प्रक्रिया के धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि जावेद के घर बुलडोजर चला। प्रयागराज में हिंसा फैलाने का आरोप था। बताया गया कि उसके घर हथियार भी जब्त किए गए। 95 लोग नामजद किए गए और 95 घर टूटेंगे क्या? और 5000 अज्ञात लोग, उन अज्ञात लोगों के चेहरे सामने आ पाएंगे क्या? सभी के घर पे बुलडोजर चलेगा क्या? या फिर ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव हैं, इसलिए इनका नाम चेहरा सब कुछ सामने है तो बुलडोजर चल सकता है। इसी फहरिस्त में तुरंत दिल्ली लौट कर आइए और जरा सोचना शुरू कीजिए कि क्या राहुल गांधी अगर मना कर देते कि मैं ईडी के दफ्तर में नहीं जाऊंगा तो क्या होता? क्या ईडी गिरफ्तार कर लेती? नहीं कर पाती, क्योंकि कानूनी तौर पर जो शेयर्स इधर से उधर हुए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में नहीं आते हैं। एक केस चलता, केस चलने की प्रक्रिया में चीजें आगे बढ़ती। दूसरी परिस्थिति, जब ईडी दफ्तर चले ही गए तो ईडी दफ्तर के बाहर आकर वो बैठ जाते और कहते मैं अब यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जैसे जब मेरा पूरा मामला खत्म ना कर दिया जाए। क्योंकि 48 घंटे के भीतर नाम शामिल होने के साथ जब बुलडोजर 48 घंटे के भीतर घर ध्वस्त कर सकता है तो इस देश का कानून, इस देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को लेकर कोई फैसला सुनाने के लिए विशेष अदालत क्यों नहीं लगा सकता है? और तो और इस देश के 122 पॉलिटिशियन इसीलिए दायरे में आते हैं और उनको जेल नहीं होती है क्योंकि उनके खिलाफ मामले चलते रहे। वो डरे हुए हैं, सक पकाए हुए हैं और शिवसेना बोलने से नहीं कतराती है। 24 घंटे के लिए ईडी हमको दे दीजिए, फिर देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना के पक्ष में वोट करेंगे, तो लोकतंत्र कहां बचा? अगर वोट देने की प्रक्रिया में भी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके नेता राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो कह रही है कि ईडी हमको दे दीजिए, फिर हम बताएंगे कि वोटिंग कैसे होती है। क्या ऐसे तौर तरीकों में यह देश आकर फंस चुका है जहां पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है? तो नियम, कायदे, कानून, कानून का राज, संविधान, इन सब की जरूरतें और इन सब की जरूरतों के हिसाब से जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस कहां पर हैं? और अगर वो कहीं नहीं है तो फिर उस पर इतना खर्च क्यों दिखाया जाता है? हर बजट में क्यों बताया जाता है? 400 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? उसकी जिम्मेदारी क्या है? और अदालतें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का तो नाम रहा इंदिरा गांधी के कालखंड से, जब उनके खिलाफ अदालत ने फैसला दिया था। राजनीतिक तौर पर अदालतों का इस्तेमाल होते होते राजनीतिक तौर पर अदालतों को खामोश कर देने का काम कहीं मौजूदा वक्त का सच तो नहीं है? क्योंकि इस प्रक्रिया में हमने जब देखना शुरू किया तो उत्तर प्रदेश के 15 जिले, मध्य प्रदेश के 12-13 जिले, मध्य प्रदेश के भी 12-13 जिले जिसमें सतना, धार, सागर, श्योपुर, मंडला, मंदसौर, इंदौर, गुना, नरसिंहपुर, ये सारे जिलों में बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश के भीतर बताने की जरूरत नहीं है कि कहां कहां किस किस रूप में कितना बुलडोजर चला है। अगर नामों की फहरिस्त आप देखना शुरू करेंगे तो 135 घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चल चुका है। वो कौन है अपराधी? और उन अपराधियों के ऊपर जो भी केस दर्ज है, क्या इस देश की पार्लियामेंट के भीतर जो सांसद बैठे हैं, हर तीसरे सांसद के ऊपर अगर उसी तरह का केस दर्ज है तो उसका घर क्यों बचा हुआ है और उसको बहुत सहूलियत और विशेषाधिकार के साथ लुटियंस की दिल्ली में रहने का क्यों हक है? कानून बनता है पार्लियामेंट के भीतर, संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, अदालतों से निकलकर जो फैसले आते हैं उसको लागू कराने का काम पुलिस प्रशासन और गवर्नेंस अपने तौर पर करती है। क्या ये सारी चीजें कोई मायने अब नहीं रखती है और स्थिति धीरे धीरे ढहती चली जा रही है? और ये स्थिति जब हम विभाजनकारी और प्रतिरोध की राजनीति के हिसाब से आते हैं और एब्सोल्यूट पावर का जिक्र करते हैं, जहां जुडिशरी नहीं, मीडिया नहीं, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका धीरे धीरे गायब हो जाती है, और जब राज्यवार परिस्थितियों को टटोलते हैं, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, कानपुर, गाजियाबाद, भोपाल, इंदौर और दिल्ली,
इन जगहों पर हमारी टीम ने जब निरीक्षण किया तो मुख्यमंत्री ने तो दिल्ली के 60% नेस्तनाबूद करने की परिस्थिति बताई थी। हमारी टीम ने बताया कि दिल्ली में अगर छोटे छोटे इंक्रोचमेंट, जमीन पर अवैध कब्जे, निर्माण, इनको भी देख लीजिए तो दिल्ली में लगभग 72% नेस्तनाबूद हो जाएंगे एक झटके में। और जो भोपाल, इंदौर और जो बाकी जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के भीतर में, जिन जगहों पर अदालतों में सिर्फ मामले पहुंचे हैं, प्राधिकरण के पास जो मामले पहुंचे हैं, उन पूरे लिस्ट को अगर सौंपना शुरू कीजिएगा तो यहां पर लगभग 48 से 60% के बीच में चीजें नेस्तनाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ बुलडोजर दर बुलडोजर ही दिखाई देगा। अगला सवाल है, क्या ये वाकई अपराधी हैं? और अपराधियों की फेरिस्त में क्या इनके घरों में अब इनके घरों को जमीन पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है? लगभग 25 से ज्यादा माफिया, 1,500 करोड़ की चल संपत्ति जब्त की गई, चल संपत्ति को जब्त किया गया उत्तर प्रदेश में। लगभग 200 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार भी जब्त किए गए। और सिर्फ पिछले बरस 2021 में 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए हैं इन अपराधियों को लेकर। 523 के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका भी लगाई गई। 129 अपराधियों को मुठभेड़ में मारा भी गया। इस मुठभेड़ में लगभग 2,782 घायल भी हो गए। 77 गैंगस्टर एक्ट के तहत पकड़ में भी आ गए। अपराध फिर भी जारी है। फिर भी अपने तौर पर लोग जमा हो जाते हैं। किसी के हाथ में पत्थर नजर आता है, कोई जुमे के दिन का इंतजार करता है, कोई संघर्ष का तौर पर इंतजार करता है, कोई अपने तौर पर किसी त्योहार में खलल डालने की सोचता है। ये सारी परिस्थितियों के भीतर वह जो एक सिस्टम भारत के भीतर सामाजिक सौहार्द का बनाने की कोशिश के लिए, चाहे वो पुलिस पिकेट के तौर पर हो या अदालतों के भीतर निचली अदालत तक में सुनवाई के तौर तरीके को लेकर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट सीधे सेंटर और स्टेट को नोटिस देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का जिक्र करता हो, चाहे इस देश के संविधान द्वारा मिले गए नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गाहे बगाहे सरकारों को चिताता हो, सब तरफ मौन है, एक खामोशी है। जो हो रहा है वो बुलडोजर की शक्ल में हो रहा है, वो राजनीतिक आंदोलन की शक्ल में नजर आ रहा है, वो संघर्ष के तौर पर लगते हुए नारों की शक्ल में नजर आ रहा है। लेकिन वो अपराधी है, वो मुसलमान है, कौन खड़ा होगा उसके साथ? कल को वो अपराधी खत्म हो चुका होगा, वो मुसलमान खत्म हो चुका होगा, लेकिन सियासत सिमटेगी तो वह अपराधी है, वह हिंदू है, यह शब्द भी आएंगे। और यह शब्द मध्य प्रदेश के भीतर जब हमने राज्यों को टटोलना शुरू किया, वहां भी निकल कर आए। लगभग 36 ऐसे लोग हैं जो व्यापारी हैं, जो दुकान चलाते थे, छोटी मोटी नौकरी कर लेते थे, वो हिंदू थे लेकिन वो अपराधी थे, कोई साथ में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन उनका जो कहना है, जब मकान ध्वस्त हो गए, दुकान ध्वस्त हो गई, बुलडोजर चल गया, तब उनका कहना था कि उन्होंने अपने तौर पर जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र अदालतों को सौंपा हुआ है, यहां के नगर निगम के अधिकारियों को सौंपा हुआ है, एक बार उसे कोई देख तो लेता, फिर ना ढहाता। 12 केस ऐसे मिले जिसमें कहा गया नोटिस आया हुआ है लेकिन तारीख अभी बहुत दूर है, और उससे पहले जिन डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया वो डॉक्यूमेंट्स हमने दे दिए हैं। धीरे धीरे समाज और देश को खत्म करने की परिस्थिति में आज मुसलमान, कल हिंदू भी आएगा, तब कौन शोर मचाएगा? शायद इसीलिए जब अंग्रेजों के शासन का जिक्र होकर उस दौर को भी लोग याद कर रहे हैं, और हमने भी याद इसलिए कर लिया क्योंकि हमारे जहन में ये सवाल अपने तौर पर उभा कि अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई के रूप में पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना पाती है, और जनता की लड़ाई को अपनी लड़ाई के साथ क्यों नहीं जोड़ती है, और अब सब अपनी अपनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ रहे हैं तो ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब कांग्रेसी थे उस वक्त आरएसएस या हिंदू महासभा क्या कर रही थी? ध्यान दीजिए, अगर उस समय की परिस्थिति को पलटिएगा तो महात्मा गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ हिंदू महासभा खुले तौर पर थी, और सावरकर महात्मा गांधी का ज्यादा विरोध करते हुए नजर आएंगे बनिस्पत अंग्रेजों का। आरएसएस अपने तौर पर कांग्रेस के भीतर इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से परेशान थी। मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता किसके पास है? वो अपराधी है, वो मुसलमान है।
देश कैसे बनता है और देश के नागरिकों को समानता पूर्वक परिस्थिति में खड़ा होकर जो अलग अलग संवैधानिक खांचे हैं उनको काम करने की जरूरत है, या हमने गवर्नेंस का एक नया तरीका इजाद कर लिया है, जो हमने कह दिया वो तमाम इंस्टीट्यूशंस उसको इंप्लीमेंट यानी लागू कराने में ही लगते चले जाएंगे। क्या यह परिस्थिति इस देश के सामने है, तब सुप्रीम कोर्ट की अपनी भूमिका क्या होगी और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे में क्या करना चाहिए, यह भी एक सवाल है। इस सवाल के आगे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर राजनीतिक दल अपनी घेराबंदी अपने नेता को लेकर करते हैं, जो राहुल गांधी के जरिए नजर आया, उनके अलग अलग नेता, सचिन पायलट लखनऊ में, शिमला में संजय निरुपम, चंडीगढ़ में भेज दिया गया रंजीत रंजन को, देहरादून में अलका लांबा चली गई, रायपुर में विवेक तनखा चले गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली आ गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली आ गए, लेकिन ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई लड़ते वक्त ये जनता के साथ सरोकार कैसे बना पाएंगे, और जनता की लड़ाई के साथ अगर ये खड़े ना हो पाएंगे तो कौन खड़ा होगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली के भीतर जब बुलडोजर आया तो सीपीएम खड़ी हुई, वहां पर विंदा करात नजर आई नेता के तौर पर, कोई दूसरा नेता क्यों गायब था। या इस मानसिकता और इस राजनीति के तहत क्या पूरा समाज यकीनन अपराध और अपराधियों से भरा पड़ा है, क्योंकि जब पार्लियामेंट के भीतर हर तीसरा पार्लियामेंट्री दागी है, विधानसभाओं के भीतर हर दूसरा एमएलए अगर दागी है, इस परिस्थिति के भीतर इन्हें ही कानून बनाना है, तो इसका मतलब बहुत साफ है, सत्ता अपराधियों के पास है, और अपराधी जब सत्ता को चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो अपराधी को ही निशाने पर लेते हैं, और वो अपराधी जब निशाने पर आता है तो वो वहां से कहता है कि आप भी तो अपराधी हैं, हमारी सत्ता आने दीजिए, यानी टकराव की नेक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति, उस राजनीतिक सत्ता को पाने का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक की सियासत कहती है कि एक सत्ता आएगी तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण करेगी, दूसरी सत्ता आएगी तो वो टोटल एंटी मुस्लिम हो जाएगी। क्या यह इस देश की राजनीति का सच है? लेकिन वो अपराधी है, वो मुसलमान है, कौन खड़ा होगा उसके साथ? बुलडोजर ही तो नजर आएगा। क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आ चुकी है जिसको लेकर कोई कुछ कहेगा नहीं, और हमारा समाज लहूलुहान है, घायल है, लेकिन वह खुश है कि चलो हम पर नाज आंच नहीं आई, दूसरे पर आई है। शायद इसीलिए ध्यान दीजिए, जब नोटबंदी इस देश के भीतर हुई, गरीब को हंसते हुए बताया गया कि कम से कम रईस की संपत्ति जब्त हो रही है, उसकी ब्लैक मनी खत्म हो रही है, अब वो हमारे दर्जे पर आकर खड़ा हो जाएगा। जीएसटी आया तो छोटे व्यापारियों को खुश बताया गया, देखे बड़े व्यापारी जो चोरी कर, अब वो जीएसटी के तहत उन्हें भरना पड़ेगा और उनकी मुश्किल इनके लिए आसानी हो जाएगी। किसान आंदोलन शुरू हुआ तो छोटे और सीमांत किसानों को लेकर गुण गाए गए कि ये बड़े किसानों के खिलाफ की परिस्थिति है। यानी बांटने की परिस्थिति के भीतर चलती हुई राजनीति हर सामने वाले को अपराधी मानती है। सियासी तौर पर किसी को मुसलमान के पक्ष में खड़ा हुआ देखना चाहती है। कोई हिंदू अपराधी, कोई हिंदू दायरे में आए तो वो अपराधी है। हम इससे हटकर इस दिशा में अभी तक नहीं बोल पाए कि दरअसल एक अपराधी के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है और उस एफआईआर के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसमें इस देश के इंस्टीट्यूशंस काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या किसी अदालत ने कभी कोई फैसला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जाइए इस घर को बुलडोजर चला के ध्वस्त कर दीजिए? वो फैसला वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? ये है एब्सोल्यूट पावर, और एब्सोल्यूट ताकत बुलडोजर के पास ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।